Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, cyclone triggered rain brings Chennai to a halt. 6 claim lives. I will change the color of the pen. Second is 1/3 of all 2022 suicides were daily wage earners, farmers says NCRB रिपोर्ट. सो देर इज़ अ रिपोर्ट, NCRB जो है रिपोर्ट निकालती है, तो उसका रिपोर्ट का जो डेटा आया है 2022 का, सो वी विल हैव अ डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो. एंड लास्ट न्यूज इज 16th इंटरनेशनल गुवाहाटी फिल्म फेस्टिवल फ्रॉम December 6 to 10th. ओके, सो एक एक करके जो है सारे न्यूज़ को कवर कर लेते हैं. फर्स्ट न्यूज़ जो है हम लोगों ने कल भी बात किया था, साइक्लोन मिशोंग जो है वो अभी आपको आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु के जो है एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बहुत डिवास्टेटिंग टाइप फ्लड लाइक सिचुएशन है. सो ये वहीं उसी के बारे में है कि साइक्लोन ने जो है फिर से इतना फ्लड लाइक सिचुएशन ला दिया कहाँ पे, अब चेन्नई और उसके आसपास वाले एरियाज़ में. ठीक है, तो हम साइक्लोन के क्या टाइप्स है और किस तरीके से फॉर्मेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा चेक करेंगे. आई विल गिव यू काइंड ऑफ ब्रीफ, आई विल गिव यू अ ब्रीफ कि किस तरीके से साइक्लोन फॉर्मेशन होता है और साइक्लोनोजेनेसिस का जो है थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी. ठीक है, सो रिलेंटलेस रेन चल रहा है अभी 24 घंटों से, और मतलब बहुत सारे एरियाज जो है उसको रेड एरियाज जो है डिक्लेयर कर दिया गया है ड्यू टू इनसेसेंट रेन एंड टोरेंटल डाउनपोर. तो उसकी वजह से क्या होता है कि बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन और 6 लोगों की मौत भी बताई गई है. और ये 6 लोग अभी तक सिर्फ रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड और ज़्यादा हो सकते हैं. वी आर मतलब हम जो है अनफॉर्चुनेटली एंटिसिपेट करें कि और ज़्यादा डेथ जो है हम शायद देख पाएंगे. और ये वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड फ्लड जो 2015 में आया था, उसके बाद जो है ऐसा फ्लड हमें 2023 में अभी हमको देखने को मिल रहा है. ठीक है, 6 persons were killed in the cyclone related incidents in the city. Police said the Chennai airport shut down its airfield for arrival and departure operation till 9 AM on Tuesday. तो जितना भी अराइवल डिपार्चर एयरपोर्ट जो है सब कुछ बंद कर दिया गया है ड्यू टू रेन. और रेन की वजह से क्या होगा कि मूवमेंट जो है कम्युनिकेशन में हमें दिक्कत हमें देखने को मिल सकता है. 2 तरीके के साइक्लोन्स होते हैं. साइक्लोन अगर हम पढ़ेंगे तो 2 तरीके का होता है, आपने भी पढ़ा होगा तो आपको भी पता होगा. एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसमें दोनों में अंतर क्या होता है आप नाम से यहाँ पे देख सकते हैं. ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन वो वाले साइक्लोन होते हैं जो ट्रॉपिक्स के जो होते हैं कंट्री, इक्वेटर के ऊपर जो 60 मतलब 30 डिग्री 35 40 डिग्री तक जितना कंट्रीज जाते हैं वो सब हम लोग ट्रॉपिकल एरियाज में हम लोग काउंट करते हैं. ठीक है, इंडिया भी जो है ट्रॉपिक्स में पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिक्स के ऊपर जो होता है, जो ट्रॉपिक्स आपने देखा होगा, दिस इज द अर्थ, इक्वेटर, ट्रॉपिक्स, उसके बाद जो है अपर लैटिट्यूड जो है वो देखने को हम मिलता है. तो ट्रॉपिक्स के ऊपर जो जहाँ पे जो भी साइक्लोन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हम बोलते हैं. ठीक है, सो ये आपको समझ आना चाहिए. अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है या फिर एंटी साइक्लोन भी बोलते हैं, तो वो उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हम थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल जो है अगर आप देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन तो वो ज़्यादातर फॉर्म कहाँ होता है, वार्म एरियाज में. ठीक है, वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में जो है हमें देखने को मिलता है. ठीक है, और फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होता है वो हम देखते हैं. एक तो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस. अब ये 27 डिग्री सेल्सियस से हायर क्यों होना चाहिए, बिकॉज द बेसिक लॉ ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन सेज कि जितना गर्म होगा पानी है ना, पानी ज़मीन जो मॉइस्चर है, जितना गर्मी आपको यहाँ पे पड़ेगा उतना ही ज़्यादा वो राइज करेगा. दिस इज द लॉ ऑफ इवापोरेशन, हम सब ने बचपन के क्लास में पढ़ा था. सो इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है, एक लार्ज सी चाहिए होता है. ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में हमें एक लार्ज सी चाहिए होता है जो जिसका टेम्परेचर हायर हो 27 डिग्री सेल्सियस से, बिकॉज रेस पड़ेगा, गर्म होगा, तब वो स्पाइरल करेगा, हवा जो है वो जो वार्म एयर है वो राइज करेगा. इसीलिए आपको समझ आ गया पहला पॉइंट. सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स. अब कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अर्थ. अर्थ के फोर्स की वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज़ है उसको वो डेविएट कर देता है, इसको वो डेविएट कर देता है. ठीक है, सो अभी आपको उतना ज़्यादा तो मैं डेप्थ में नहीं समझा पाऊंगी कि कोरियोलिस फोर्स किस तरीके से वर्क करता है. तो आपको ये समझना है कि ये जो है डेविएट कर देता है.
ठीक है, हवा को जो है इस तरीके से डेविएट कर देता है। आपने अगर देखा होगा वो जो हम सर्कल वाला गेम खेलते थे उसमें अगर आप वो मेरी गो राउंड में अगर आप बैठेंगे, अगर आप कुछ चीज़ थ्रो करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो डेविएट कर जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो ये आपको समझना है कि हम नदर्न हेमिस्फीयर के अगर उसमें समझे तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो राइट में टिल्ट कर देता है। तो ये अगर हमारा अर्थ है, दिस इज नदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, तो अगर कोरियोलिस फोर्स यहाँ वर्क करेगा तो हवा को वो इस तरफ राइट डायरेक्शन में डिवाइड कर देगा और साउथ हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की तरफ डिवाइड कर देगा। दिस इज क्लियर। थर्ड इज वर्टिकल विंड स्पीड, स्मॉल वेरिएशन ऑफ वर्टिकल विंड स्पीड, मतलब इस तरीके से जो है राइज होने का वर्टिकली जो है एक पुश मिल रहा हो काइंड ऑफ। सो और क्या है, एक प्री एग्जिस्टिंग हो लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये सारा तो जो एकदम आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, बट ये क्या है, लो प्रेशर एरिया। अब हवा जो है किस तरीके से मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आपको ये बेसिक जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। ठीक है, सो हवा जो है अगर यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्मेशन होगा तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, एक राउंड टाइप का आपको एक साइक्लोन टाइप यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्या चाहिए, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। ठीक है, अपर डाइवर्जेंस मतलब आप ऊपर अगर इस तरीके से आए तो डाइवर्ज हो, फिर ऊपर जाए तो यहाँ पे डाइवर्ज हो, मतलब सिंकिंग एंड इवापोरेटिंग और सिंकिंग करना जो है, हवा जो है अगर राइज हो तो यहीं पे आके फॉल भी करे। तभी अगर आप इस तरीके से अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो अगर हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, अगर हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी तो यहाँ से जो है हवा राइज करेगी, है ना। हवा, लेट अस राइट इट इन अ क्लियरर फॉर्म। अपर डाइवर्जेंस किस तरीके से, अपर डाइवर्जेंस का मैं आपको बताऊं कि हमने पढ़ा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। ठीक है, हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो है हवा राइज करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा ना वर्टिकल विंड स्पीड होना चाहिए, एक पुश मिलना चाहिए, यू नो, और इवापोरेशन भी हो रहा है और एक आपको पुश भी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर से ऊपर जाएगा। ठीक है, और क्या है, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। डाइवर्जेंस क्या होगा कि यहाँ से कोरियोलिस फोर्स भी काम कर रहा है तो वो डाइवर्ट होके लो प्रेशर की ओर बैठेगा। ठीक है, और डाइवर्जेंस के कारण यहाँ पे भी जो है लो प्रेशर से फिर हाई प्रेशर, पानी जो है वो मूव करते रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक साइकिल टाइप फॉर्म हो गया है। ठीक है, दिस वुड मूव लाइक दिस, एंड साइक्लोन का आपको मालूम है कि वो मतलब घूम घूम के आता है। सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। तो अब बे ऑफ बंगाल में हो गया, अरेबियन सी में हो गया, तो जितने भी आपको इंडिया में जितने आपको साइक्लोन देखने को मिलेंगे वो इसी तरीके से फॉर्म करेंगे। और ज़्यादातर आपको जो है ज़्यादातर जितने भी साइक्लोन वगैरह है वो बे ऑफ बंगाल के एरिया में भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल एरिया में ही फॉर्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था साइक्लोन जो है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन किस तरीके से होता है कि ये जो है आपने अगर पढ़ा होगा, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इज बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, इसको मैं इजी तरीके से अगर आपको बोलना चाहूँ तो इसको ये बोल सकते हैं कि एयर मासेस जो होता है गर्म और ठंडा हवा के मिलने से, ऐसे इस तरीके से हवा एक दूसरे से अगर मिलती है और अगर एक हवा दूसरे हवा को अगर मिक्स हो जाते हैं, वार्म एंड कूल एयर अगर वो दोनों का जो है मिलन हो जाता है, उसके वजह से जो पानी में जो जिस तरीके से चक्रवात टाइप में फॉर्म होता है उसी को आप एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आप बोल सकेंगे। ठीक है, सो अभी मैं अगर आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन समझाने लगी और ट्रॉपिकल साइक्लोन को भी अगर डिटेल में जानने लगे तो इट विल टेक अ वेरी मच ऑफ टाइम। ठीक है, सो बेटर है कि जब आप साइक्लोन चैप्टर पढ़ेंगे आप ज्योग्राफी क्लास 11, तब आपको ये सारे टॉपिक्स आपको वहीं पे कवर करना होगा। ठीक है, सो आप जो है जब आप पढ़ेंगे तो मेक श्योर करिए कि ये सारा नोट्स जो यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है उसके साथ आप उसको इंटीग्रेट करके पढ़ें। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली मुझे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बताना था, सो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आप मत भूलिएगा कि ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दो तरीके के साइक्लोन फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड इज 1/3 ऑफ 2022 सुसाइड्स वेयर ऑफ डेली वेज अर्नर्स फार्मर्स सेज एनसीआरबी रिकॉर्ड्स। ठीक है, एनसीआरबी जो रिपोर्ट है उन्होंने ये बोला है कि डेली वेज अर्नर्स का जो है हमें डेथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सो एनसीआरबी क्या है, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है,
नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो ये जो है अपना बहुत सारा पब्लिकेशंस निकालते हैं। सो उसमें जो है उन्होंने इस बार का रिपोर्ट में क्या बताया कि बहुत सारे लोग जो है सुसाइड उन्होंने किया है, वो बेसिकली डेली वेज अर्नर्स थे और फार्मर्स थे, ठीक है। सो अगर आप देखें कि 1.7 लाख सुसाइड हमें 2022 में देखने को मिलेंगे और उसमें 1/3 दैट इज अराउंड 33% जो है 1/3 जो है वो 33% जो है वो लोग जो है डेली वेज वर्कर्स थे, मतलब जो मीनियल लेबर्स जिसको हम बोलते हैं उनका सबसे ज़्यादा संख्या जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो होते हैं उनका सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, और फार्मर्स भी थे उसमें हमें ये देखने को मिला है, ठीक है। और एक्सीडेंट ये जो 2 डाटा है वो कलेक्ट किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, ये रिपोर्ट है, ये आपको याद रखना है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया ये रिपोर्ट कौन निकालता है, देन यू मस्ट टिक नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो एक्सीडेंटल डेथ सुसाइड्स इन इंडिया जो है रिपोर्ट को निकालता है। आई हैव रिटन हियर ऑल्सो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो निकालते हैं, बट आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें क्या बताया गया कि क्राइम रेट जो है वो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है, क्राइम रेट्स जो है वो यहाँ पे इन स्टेट्स में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और लेटेस्ट क्राइम रिपोर्ट इन इंडिया क्या दिखाता है कि इंक्रीज हुआ है किसके लिए, एट्रोसिटीज इंक्रीज हुआ है किसके खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ, विथ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना ऑल सीइंग इंक्रीज इन सच केसेस, ठीक है। तो ये जो एट्रोसिटीज है ये इस पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है। एट्रोसिटीज क्यों, क्योंकि दे बिलोंग टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ क्लास, इसकी वजह से उनके ऊपर जो है बहुत सारा अत्याचार, क्राइम्स, क्राइम किया जा रहा है, अत्याचार उन सब के खिलाफ किया जा रहा है, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ये सारे स्टेट्स में जो है एट्रोसिटीज जो लेकर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हमें देखने को मिला। Next is Madhya Pradesh and Rajasthan continue to figure in the top 5 states with highest incidences of crime and atrocities committed upon SCs and STs। SC और ST के ऊपर जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है वो कंटिन्यूसली वो जो है टॉप पोजीशन पे है क्राइम्स अगेंस्ट जो है SCs एंड STs के मामले में, उन लोग का जो रैंक है अभी भी टॉप पे ही है, ठीक है। NCR भी क्या है, ठीक है, ये तो डेटा के बारे में हमने पता कर लिया। और सुसाइड जो है यहाँ पे जो है डेली वेज अर्नर्स का जो सुसाइड का रेट है वो भी हाई हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज देयर इज नो सेफ्टी नेट, कोई भी सेफ्टी नेट नहीं है, सेफ्टी नेट नहीं है। जिस तरीके से कोई अगर आप बोले कि दूसरे कंट्रीज में हमें क्या देखने को मिलता है, उन्हें एक टाइप का सेफ्टी नेट, एक फंड उनके लिए क्रिएट किया जाता है, बट वो क्या है कि दूसरे कंट्रीज में क्या है, फॉर्मल वर्क ज़्यादा है, ठीक है। उनका डेटा मालूम है गवर्नमेंट को कि अच्छा यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ मेंटेनेंस ऑफ डेटा। अगर आपके पास डेटा होगा तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। इन द केस ऑफ इंडिया वी हैव अ फॉर्मल इनफॉर्मल वर्क का वर्कफोर्स जो है 95% जो है इनफॉर्मल वर्क का वर्कर्स है इंडिया में, 5% जो है फॉर्मल वर्कर्स है। सो हमारे पास सिर्फ इन 5% का जो है डेटा है, इनका हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो हमारे पास जब डेटा नहीं है तो हम सेफ्टी नेट नहीं क्रिएट, कोई भी सेफ्टी नेट अगर आप कोई भी स्कीम्स चलाना चाहे उनके लिए तो हम नहीं चला पाते, क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबिलिटी नहीं है। डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो हम जो है कुछ स्कीम्स जो है वो किसको पहुंचाए, किसके थ्रू पहुंचाए, वो हमें पता नहीं रहता, ठीक है। सेकेंडरी कोई सेफ्टी नेट नहीं है और बहुत ही मिनिमल जो है उनको पैसा दिया जाता है, बहुत एक्स्ट्रा हैवी लेबर जो है लेबोरियस जो है वर्क करवाया जाता है और बहुत ही कम जो है उनको पैसे दिए जाते हैं। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही जो है आगे चल के जो है बन जाता है रीज़न। थर्डली जो है अगर आप देखें एक्सपेंसेस जो है वो राइज कर रहे हैं, इन्फ्लेशन जो है वो राइज कर रहा है, और इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्टली हिट करता है कंज्यूमर के स्टमक को, तो वो उनको ज़्यादा फील होने लगता है। नाउ सी they are working very laborious job, they are working and they are getting a very minimal price, जो बहुत कम उनको आमदनी उनका जो होता है। now connected to the concept of inflation, inflation बढ़ेगा, जो कमा रहा है उसको तो समझ महसूस होएगा, ठीक है, हर्ट करेगा, rise of inflation hurts consumers, right? and then अगर आप सोचे हेल्थ केयर सेक्टर में भी सोचे, हेल्थ केयर कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, ड्रग्स जो है, तो अभी आप सोचिए कि ये ड्रग्स को जेनेरिक ड्रग्स बनाने का क्यों काम किया जा रहा है, बहुत सारे ड्रग्स को जेनेरिक क्यों बनाया जा रहा है, ताकि अवेलेबिलिटी होगा तो लोग जो है कम दाम में उसको खरीद पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद
एजुकेशन इज़ ऑल्सो गेटिंग सो मच, यू नो, इतना ज़्यादा एजुकेशन का जो है खर्चा होता जा रहा है, तो इतना सब कुछ हो जाता है, इसके वजह से जो है हमें सुसाइड रेट्स जो है डेली वेज अर्नर्स, फार्मर्स का तो पहले से ही था, यू नो, डेली वेज अर्नर्स हो गए और एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, उनको ज़्यादा ब्रंट सहना पड़ता है ये सब चीज़ का, तो उसकी वजह से सुसाइड डेथ वो रेट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, अभी आपको इंपॉर्टेंट है एनसीआरबी क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ये आपको जानना है। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है कहाँ पे हेडक्वार्टर है उसका, न्यू दिल्ली में है, और ये कब सेटअप किया था, 1986 में, अंडर कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर्स के अंदर जो है ये बनाया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और ये इसका क्या काम है, एक रिपोजिटरी के रूप में काम करता है। रिपोजिटरी मतलब क्या, एक डेटा जो है सेंटर के रूप में काम करता है। यहाँ पे सारा जो है प्रिजनर्स हो गए, यू नो, जितने भी जेलर्स, प्रिजनर्स, उन सबका जो है डेटा रखा जाता है। ठीक है, और जो क्रिमिनल्स है उनका डेटा बेसिकली यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर्स को और लिंक करने का टू द परपेट्रेटर्स, मतलब जिसने कोई कल्प्रिट हो उन लोगों को हेल्प करता है, यू नो, बिकॉज दिस इज अ डेटा रिपोजिटरी। तो यहाँ पे जो है यू नो उनके पास सब कुछ का डेटा रहता है, कोई क्राइम हो गया, कोई क्रिमिनल हो गया, तो उनको वो असिस्ट करने में, जो पुलिस हो गया, CBI हो गया, ED हो गया, इन सब का जो है हेल्प करने के लिए NCRB हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है ये, इट वॉज सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन। नेशनल पुलिस कमीशन जो 1977 टू 1981 के रिकमेंडेशन पे बना था। ठीक है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स के यहाँ पे उनके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। इनके इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये सब जो है, ये सब तो है ही इंपॉर्टेंट, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर पब्लिकेशन नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का क्या है, एक तो है क्राइम्स इन इंडिया फर्स्ट, सेकंड इज एक्सीडेंटल एंड सुसाइड रेट्स, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, जो ये जो डेटा है ये इसी डेटा के अंदर बनाया गया है। थर्ड है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कितने जेलर्स है, कितना परसेंट है, क्या जेल्स की कंडीशन है, तो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स जो है, कितने वीमेन हैं, कितने मेन हैं, कितने ट्रांसजेंडर्स हैं, कितने लोगों का जो है सुनवाई हो गया है, किनका सुनवाई नहीं हुआ, ये सारा स्टैटिस्टिक्स भी NCRB वो करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट है रिपोर्ट्स ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। ये चारों रिपोर्ट्स जो है आपको याद कर लेना है, अगर इन केस क्वेश्चन आए तो दिस बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बहुत सारे जो है हमारे व्यूअर्स जो है वो SI के लिए भी प्रिपेयर करें, तो दिस माइट बी अ क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है कि NCRB जो है इनमें से कौन सा डेटा रिलीज करता है, सो this might be a question. ठीक है, the last news for today is 16th International Guwahati Film Festival from December 6 to 10. ठीक है, so ये जो है इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिल्म जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, और लोकली प्रोड्यूस्ड फिल्म जो है उन सबको यहाँ पे जो है शोकेस किया जाएगा। ठीक है, 16th इंटरनेशनल गुवाहाटी फिल्म फेस्टिवल 2023 जो है वो दिसंबर 6 से लेकर दिसंबर 10 तक होगा। ठीक है, सो द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ER ऑफ इंडिया, सेकेंड वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल कोलकाता एंड नवरसा दुएंदे मूवी क्लब न्यू दिल्ली। ठीक है, ये जो है ये तीनों जो है मिलके ये इंटरनेशनल फिल्म जो है उसको यू नो दे वुड ऑर्गेनाइज द फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट मूवी क्या है, मीरबिन। ठीक है, मीरबिन एक कार्बी फिल्म है, वो इसको डायरेक्ट किसने किया है, मृदुल गुप्ता विल बी द इनॉग्रल फिल्म। इनॉग्रल के समय जो है मीरबिन जो है ये दर्शाया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये दिस कुड बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये बोला गया है कि टू सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ 50 years ऑफ पॉपुलर एसामीज फिल्म लोलिता डायरेक्टेड बाय फिल्म मेकर ब्रजेन बोरुआ विल बी स्क्रीन्ड एट द फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, सो ये जो है इस मूवी का जो है 50th जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए ये फिल्म फेस्टिवल में ये मूवी जो है स्क्रीन किया जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, मीरबिन इज अ कार्बी फीचर फिल्म। ठीक है, कार्बी फीचर फिल्म, अंडरस्टूड। तो 6 से लेकर 10 तक जो है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है चलता रहेगा। ठीक है, सो with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next class. Till then, take care and thank you.